आइए, नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज ज्ञान संगम चैनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं जो हिंदी साहित्य का एक एक पार्ट का आपको हम वीडियो लेकर आए थे, उसका पार्ट 2 के नाम से आज जो प्रश्न पढ़ाएंगे पार्ट 2 होगा। आइए देखते हैं उन प्रश्नों का जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए या विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो मौखिक रूप ये भाषा का मूल रूप या प्रारंभिक रूप होता है। आगे हम देखेंगे, खड़ी बोली साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? तो 19वीं शताब्दी में ये साहित्यिक धरातल पर खड़ी बोली विकसित हुई। हिंदी को भारतीय संविधान के संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत की एक राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। आगे हम देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो फारसी भाषा को मान्यता मिली थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी बाबू? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह बनाया गया है कि संघ की एक राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे हम देखें, ब्रज और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। आगे हम देखें, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आर्य भाषा परिवार निकला है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी मूलतः बिहार के भोजपुर गांव से निकली हुई है। आगे हम देखें, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है। फिर हम देखें, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्कनी हिंदी के नाम से ये भारत के जो दक्षिण वाला पार्ट है इसमें विकसित हुई। फिर हम देखेंगे, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि क्या थी? तो चित्रलिपि पहली लिपि थी। आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल का कवि कहा जाता है। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो ब्रज भाषा में व्यक्त हुई है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग की भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की ये भाषा है। पश्चिमी हिंदी का ट्रिक होता है हीड़ा कौवा दक्षिण भागे, यानी हरियाणी, कौरवी, कनौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन के रूप में इनकी विजय हुई। मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी गई? तो मराठी भाषा लिखी गई। आगे हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो और कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी भाषा लिखी जाती है। फिर आगे देखें, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी को पूर्वार्ध को किस युग में माना है या अभिहित किया है? तो लाल युग में अभिहित किया है या माना है। किस सदी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? जो 19वीं सदी है इसको हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है, या 19वीं सदी को हिंदी का युग भी कहा जाता है।
हिंदी की मंडियाली बोली का संबंध किससे है? तो पहाड़ी यानी हिमाचली से है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो हिंदी में 5 उपभाषाएं, 5 हमारी क्या है? उपभाषा है, और 18 क्या हैं? बोलियां हैं। इसी श्रेणी में हमको बांटा गया है। बुंदेली और कनौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां है? तो पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां है। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां है? तो राजस्थानी की बोलियां है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? तो मानक भाषा के रूप में प्रयोग होता है। निम्न काव्य पंक्तियों में किस कवि की है? जामे रस कुछ होत है, पढ़त तही सब कोय। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न काव्य पंक्तियों में किस कवि की है कि जामे रस कुछ होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होय। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पंक्ति को कहा था। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एकाग्रता रूप देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना गया है। भाषा विकास के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन होता है। पाली भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो पाली भाषाएं वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी का समर्थन किया। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या अर्थात फैजाबाद है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि हैं। उनका क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर आगे हम देखें, पूर्वी हिंदी में बोलियां अपभ्रंश से किस रूप में विकसित हुई हैं? तो अर्धमागधी के रूप में विकसित हुई हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, ए, बी, सी, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 1953 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में संशोधन हुआ था। फिर हम आगे देखेंगे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्य काल की भाषा कौन सी जन भाषा थी? तो प्राकृत जन भाषा थी। वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यासकृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए? तो वाल्मीकि कृत रामायण की भाषा संस्कृत और महाभारत की भाषा भी प्रारंभिक में क्या थी? संस्कृत। आगे हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।